हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 4 का आखिरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और इसका क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कंफर्म आता है, इसका न्यूमेरिकल भी आता है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर या फिर वोल्ट मीटर के ऊपर, या करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में भी पूछ लेते हैं। तो देखो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं कि गैल्वेनोमीटर होता क्या है। ये एक डिवाइस होता है जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर करता है या फिर डिटेक्ट करता है। कि इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास एक नीडल लगी हुई होती है, जैसे ही सर्किट के अंदर करंट आएगा या इसके अंदर करंट आएगा तो वो नीडल क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट आएगा उसके लिए भी क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर करता है, क्योंकि लार्ज करंट मेजर करने के लिए तो हम एमीटर लगाते हैं, एमीटर भी करंट मेजर करता है, बट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर या डिटेक्ट कौन करेगा, गैल्वेनोमीटर करेगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करता है? तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि किसी करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल को या कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है और वो क्या करती है, रोटेट करती है। उस वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था कि जब ये आपका टॉपिक जो है वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल होगा। तो यहाँ पे इसका प्रिंसिपल क्या है कि इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल is placed in uniform magnetic field then it experiences a torque and it will rotate। कि आपके पास एक करंट कैरिंग कोइल है जिसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो उसके ऊपर क्या लगने वाला है, टॉर्क लगने वाला है, और कोइल क्या करेगी, रोटेट करेगी। और टॉर्क कितना लगेगा, वो लगेगा NIBA cos थीटा, निब्बा cos थीटा बताया था मैंने। ठीक है, यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो देखो, इसके अंदर हम करते क्या है, इसके अंदर हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों लेते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो भी आप कॉइल लोगे उसका प्लेन क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा, और पैरेलल होगा तो थीटा 0 होगा, तो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यानी कॉइल ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, रोटेट करेगी, मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम करेंगे क्या, कॉनकेव शेप की मैग्नेट यहाँ पे लगाने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम करते क्या है, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन ये बाद में पढ़ेंगे। तो देखो, इसके अंदर मैंने यहाँ पे किया क्या, यहाँ पे इस तरीके से मैंने कॉनकेव शेप की यहाँ पे मैग्नेट ले ली, ये नॉर्थ पोल बोल दिया और ये साउथ पोल बोल दिया। इस कॉनकेव शेप की मैग्नेट के अंदर हम करेंगे क्या, एक फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर के थ्रू यहाँ पे करने वाले क्या है, एक सिलेंडर, सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर रखते हैं। देखो, आपको समझ में आएगा, यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर है जिसको नाम दिया गया L, और इस सिलेंडर के चारों तरफ, इस सिलेंडर के चारों तरफ करेंगे क्या, इंसुलेटिंग कॉपर वायर वाउंड कर देंगे। ये इंसुलेटिंग क्या करेंगे, कॉपर वायर इसके चारों तरफ वाउंड कर देंगे। तो ये इंसुलेटिंग कॉपर वायर वाउंड करने की वजह से ये क्या बन जाएगी, एक नॉन मैग्नेटिक रेक्टेंगुलर फ्रेम बन जाएगी। ठीक है, ये कैसी फ्रेम बन जाएगी, आपके पास रेक्टेंगुलर मेटालिक फ्रेम बन जाएगी। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो है, इसका अपर जो पार्ट होने वाला है, ऊपर वाला जो एंड होने वाला है, एक फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर से यहाँ पे कनेक्टेड होगा। तो इस तरीके से बोला जाता है कि फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर के थ्रू एक रेक्टेंगुलर कॉइल क्या की गई है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सस्पेंड की गई है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ये कौन सा वायर है, ये आपके पास फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर है। ठीक है, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर क्या है, ये बहुत ज्यादा जल्दी टूटता नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, यहां से अगर आप देखोगे ये आपके पास क्या है, इसके अंदर सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है। क्लियर है यहां तक? और ये आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर मेटालिक फ्रेम है। क्लियर है? अपर एंड आपने किससे कनेक्ट कर दिया, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर से। इस फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर के ऊपर यहां पे लगा हुआ होता है एक मूवेबल टॉर्जन। क्या लगा हुआ होता है, मूवेबल टॉर्जन। और इस मूवेबल टॉर्जन के ऊपर लगी हुई होती है आपकी नीडल। और आपको एक्चुअल में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ये कुछ भी पार्ट दिखाई नहीं देता, सिर्फ क्या दिखाई देती है, नीडल दिखाई देती है, बाकी कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगर मैं गैल्वेनोमीटर दिखाऊं आपको तो ये है आपका गैल्वेनोमीटर, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपके पास क्या है, गैल्वेनोमीटर है। इस गैल्वेनोमीटर की ये जो सारी चीजें मैं बना रहा हूं वो इसके अंदर है, इस डब्बे के अंदर है, इस बॉक्स के अंदर है। आपको सिर्फ क्या दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रही है नीडल। यहाँ पे ये दो टर्मिनल लगे हुए होंगे कि आपके पास बैटरी है या करंट मेजर करना है तो दोनों वायर पॉजिटिव नेगेटिव इससे कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जैसे ही करंट आएगा गैल्वेनोमीटर की नीडल क्या कर जाएगी, डिफ्लेक्शन शो कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, पहले डायग्राम पूरा बनाते हैं इसका। तो देखो, होने वाला क्या है, कॉनकेव शेप की मैग्नेट ली, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लिया, इसके अंदर हमने एक सिलेंडर बना लिया,
सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर है, इसके चारों तरफ इंसुलेटिंग कॉपर वायर बाउंड किया। इंसुलेटिंग कॉपर वायर का अपर एंड कनेक्ट हुआ फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर से, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वायर है। इसके ऊपर मूवेबल टॉर्जन लगी हुई है और उसके ऊपर आपके नीडल कनेक्टेड है। क्लियर है? जो आपके पास और यहां पे इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपका बॉक्स ये कंप्लीट होने वाला है। तो मैंने बताया ना आपको क्या दिखाई देता है, सिर्फ निडल दिखाई देती है, ये भी नहीं दिखाई दे रहा। और यहाँ पे दो टर्मिनल लगे हुए होंगे, वो दोनों टर्मिनल जहां जिसको आप क्या करोगे, कनेक्ट करोगे। वायर जहां पे जो भी करंट आ रहा है जिसमें उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे दो टर्मिनल लगे हुए होंगे और वो दोनों टर्मिनल बनाते हैं। देखो ये आपके पास यहाँ पे एक टर्मिनल होगा जिसको नाम देंगे T1 और एक टर्मिनल यहाँ पे होगा जिसको नाम देंगे T2। और यहाँ पे जो एंड वाला पार्ट है इसका, ये आपका एक हेयर स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है और इस हेयर स्प्रिंग का काम होता है रिस्टोर करना। ये T2 टर्मिनल से कनेक्ट होगा यहाँ पे। और जो आपके पास T1 टर्मिनल है, ये T1 टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट होगा किससे, आपके पास इस मूवेबल टॉर्जन से होते हुए फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर से कनेक्ट होगा। ये आपके पास इसका पूरा का पूरा क्या है, कंस्ट्रक्शन है। और यही कंस्ट्रक्शन के अंदर आपके पास आपको दिखाई क्या देता है, इसके अंदर एक T1 टर्मिनल, T2 टर्मिनल और नीडल, बाकी कुछ भी दिखाई नहीं देता, बाकी सब इसके अंदर है। इसके अंदर आपके पास क्या है, एक फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर से रेक्टेंगुलर कोइल, सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर है, उसके चारों तरफ वायर बाउंड किया, तो ये क्या बन गया, n नंबर ऑफ टर्न्स आए, तो ये क्या बन गया, आपके पास रेक्टेंगुलर कोइल बन गई। ये सस्पेंडेड है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इसका लोअर एंड है वो हेयर स्प्रिंग, यहाँ पे क्या है, हेयर जितनी थिन स्प्रिंग है, हेयर स्प्रिंग से कनेक्टेड है। और ये हेयर स्प्रिंग T2 टर्मिनल से कनेक्टेड है और T1 टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, आपके फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर से होते हुए करंट फ्लो करा रहा है। ये इसका क्या है, पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन है। अब देखो यहां पे होगा क्या, यहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होने वाला है क्योंकि हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप क्या करोगे, जैसे ही यहां पे दोनों वायर कनेक्ट करोगे T1 T2 से, तो इसके अंदर क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। देखो इस तरीके से करंट जाएगा, यानी इन सारी कॉइल्स में नीचे करंट जाएगा और इनमें क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। यानी आपके पास करंट कैरिंग कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आते ही उसके ऊपर क्या लग जाएगा, टॉर्क लग जाएगा। और जैसे ही टॉर्क लगेगा तो कॉइल आपकी क्या करेगी, रोटेट करेगी। टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा तो कॉइल क्या करेगी, रोटेट करेगी। अब अगर कॉइल रोटेट करेगी तो ये फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर भी घूमेगा, तो मूवेबल टॉर्जन भी साथ में रोटेट करेगा, घूमेगा। और मूवेबल टॉर्जन जैसे ही रोटेट करेगा, नीडल आपकी क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो कर देगी। आया समझ में कि जैसे ही यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो कॉइल रोटेट करेगी तो वायर घूमेगा, तो मूवेबल टॉर्जन घूमेगी तो नीडल डिफ्लेक्शन शो कर देगी। आया समझ में? जैसे ही नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी तो उसको वापस जीरो पे लाने का काम किसका होगा, इस हेयर स्प्रिंग का। उसको वापस क्या कर देगी, रिस्टोर करने का काम आएगा। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे इतना सा वर्किंग है कि जैसे ही करंट इस कॉइल के अंदर फ्लो करेगा, अभी तो करंट फ्लो नहीं कर रहा, आपने वायर कनेक्ट नहीं किया T1 T2 से, तो कोई करंट नहीं जा रहा, कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। करंट पे भी डिपेंड करता है टॉर्क। जैसे ही आपने यहाँ पे दोनों T1 T2 कनेक्ट करोगे आप, तो करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा इस तरीके से वायर में। ठीक है, तो इस कॉइल के ऊपर आउटवर्ड, इस पे इनवर्ड फोर्स लगेगा, कॉइल क्या करेगी, रोटेट करेगी। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा है, उसके अंदर पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने। तो यहाँ पे इस पे आउटवर्ड इनवर्ड फोर्स, यानी कॉइल रोटेट करेगी, तो कॉइल रोटेट करेगी तो फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर घूमेगा, मूवेबल टॉर्जन घूमेगी, नीडल डिफ्लेक्शन शो कर देगी। उसको वापस रिस्टोर कौन कर लेगा, हेयर स्प्रिंग कर लेगा। यही इसका क्या है, आपका पूरा कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है। आया समझ में? तो यहाँ पे हुआ क्या, करंट आने की वजह से एक तो इसके ऊपर क्या लगा, कॉइल के ऊपर टॉर्क लगा, टॉर्क की वजह से नीडल क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी, और हेयर स्प्रिंग उसको क्या करेगी, रिस्टोर करेगी। और यहीं से हमारा डेरिवेशन हो जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा कि भाई जितने टॉर्क से नीडल जाएगी उतना का उतना क्या लगने वाला है, रिस्टोरिंग फोर्स लगने वाला है। दोनों को हम इक्वेट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन आ जाएंगे। क्लियर है यहां तक? तो देखो इसके कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या क्या लिखा है, इट कंसिस्ट ए कोइल PQRS। कोइल को क्या नाम दिया गया है, कोइल को नाम दिया गया PQRS। आया समझ में? इट कंसिस्ट ए कोइल PQRS हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। की जो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर लिया उसके चारों तरफ हमने क्या किया, लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स के टर्न्स बना दिए। ठीक है, दिस कोइल wound over a non-magnetic metallic frame which may be rectangular or circular in shape। कि आपने क्या किया, यहाँ पे ये नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम बनने वाली है, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है। द कोइल इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए मूवेबल टॉर्जन।
मूवेबल टॉर्जन से ये क्या हो रही है, सस्पेंडेड हो रही है। देखो यहां से मूवेबल टॉर्जन से यहां पे इसको नाम दे देते हैं H, कॉइल का नाम L है। यहां से ये कॉइल क्या है, सस्पेंडेड है। और किसके थ्रू, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर के थ्रू। सस्पेंडेड फ्रॉम ए मूवेबल टॉर्जन H बाय मींस ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, इसके बाद द लोअर एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू हेयर स्प्रिंग कनेक्टेड टू दी टर्मिनल T2। हेयर स्प्रिंग से कनेक्टेड है लोअर एंड, और वो किससे कनेक्टेड है, टर्मिनल T2 से। L is a soft iron core which may be spherical if the coil is circular and it may be cylindrical if the coil is rectangular। ये क्या कह रहा है कि अगर ये आपके पास जो L होगा वो सिलेंड्रिकल है तो कॉइल क्या होगी, रेक्टेंगुलर होगी। और अगर कॉइल सर्कुलर रखनी है तो ये क्या होगा, स्फेरिकल होगा। आया समझ में कि L की वैल्यू क्या होने वाली है। अगर आप L की वैल्यू क्या लोगे, L आपका स्फेरिकल लोगे तो कॉइल सर्किल की फॉर्म में बनेगी, और L आप सिलेंड्रिकल लोगे तो कॉइल कैसी बनेगी, रेक्टेंगुलर बनेगी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, हम बात करते हैं वर्किंग की। वर्किंग के अंदर होगा क्या, सबसे पहले तो जैसे करंट आएगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल टॉर्क इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या एक्सपीरियंस करने वाला है, टॉर्क। और टॉर्क होगा क्या, NIBA cos थीटा। और थीटा कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि हमारे पास फील्ड कैसा है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, कॉनकेव शेप की मैग्नेट ली। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेने की वजह से आपके पास cos थीटा कितना हो जाएगा, cos 0 कितना हो जाएगा, 1। तो टॉर्क आ जाएगा मैक्सिमम कितना, NIBA। और एक और खास बात देखना, ये टॉर्क सिर्फ पता है किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे, बाकी किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, सब कुछ कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखो आपने एक NIBA आया, टॉर्क कितना आया, टॉर्क आया आपके पास NIBA। N क्या है, इस कॉइल के टर्न्स। आपने एक बार गैल्वेनोमीटर बना लिया, इसके अंदर जितने भी टर्न्स है वो क्या है, फिक्स है, कॉइल के, रेक्टेंगुलर कॉइल के। मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर मैग्नेट लगी हुई है, फिक्स है। एरिया कॉइल का क्या है, फिक्स है। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, सिर्फ करंट पे। करंट ज्यादा आएगा ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, करंट कम आएगा कम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। आया समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे ये किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ करंट पे। तो यहाँ पे आपके पास टॉर्क कितना है, NIBA। ठीक है, मान लो इतने टॉर्क की वजह से वो जितने भी टाइम्स डिफ्लेक्शन करेगी तो वो आप टोटल क्या निकाल लो, रीस्टोरिंग फोर्स निकाल लो। यानी यहाँ पे लिखता हूं लेट फाई इज द नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन, कि नीडल कितनी बार डिफ्लेक्ट हुई, या नंबर ऑफ क्या बोल सकते हो, ट्विस्ट बोल सकते हो, या नंबर ऑफ रोटेशन बोल सकते हो, कि इतने टाइम्स तो क्या होगी, टॉर्क लगने की वजह से इतने टाइम्स नीडल क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। एंड K इज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन। और एक बार एक डिफ्लेक्शन को रिस्टोर करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, K। तो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा स्मॉल f इक्वल टू 5 इंटू K। इक्वेशन नंबर 2 समझ में आ, हमारे पास टॉर्क आ गया, NIBA इतने टॉर्क की वजह से मैंने कहा 5 टाइम्स डिफ्लेक्ट हुई, तो 5 टाइम्स ही वापस लेके आएंगे। और एक बार लाने के लिए कितना लगाना पड़ेगा, K फोर्स देना पड़ेगा। K एक्चुअल में टॉर्जनल कांस्टेंट होता है, तो 5K क्या हो जाएगा, टोटल रिस्टोरिंग फोर्स। और आप इक्विलिब्रियम के अंदर क्या बोलोगे कि एट इक्विलिब्रियम दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एट इक्विलिब्रियम, यहीं पे देखो यहीं पे लिखते हैं, एट इक्विलिब्रियम आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होगा, टॉर्क के। रीस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होगा, टॉर्क के। कि भाई इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जितने टॉर्क से नीडल डिफ्लेक्ट हुई 5 टाइम्स, उतना का उतना आपको वापस रिस्टोर करने के लिए फोर्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास 5K इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, निब्बा के, NIBA के। तो यहाँ से नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, निब्बा बाई के, NIBA बाई के। ठीक है, तो यहां से निब्बा आपको इजीली याद रहेगा, निब्बा निब्बी चलता है वैसे निब्बा याद रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास फाई क्या होगा, NIBA बाई के। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के अंदर, I करंट, B मैग्नेटिक फील्ड, A एरिया, और K होने वाला है टॉर्जनल कांस्टेंट। आया समझ में? ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन।
तो भाई इसका डेरिवेशन बहुत आसान है, डेरिवेशन में कुछ नहीं है, आपको बस इसका डायग्राम अच्छे से याद रखना है। और डायग्राम के अंदर सिंपल सी कहानी है कि भाई करंट आएगा तो कॉइल के ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, कितना NIB है मैक्सिमम टॉर्क रेडियल के लिए, और टोटल रीस्टोरिंग फोर्स स्मॉल f कितना आएगा, फाई के, और दोनों को क्या कर लो, इक्वेट कर लो, तो फाई के कितना आ जाएगा, NIBA। बताओ, तो यहां से फाई नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन आ जाएंगे NIBA/K। ये आपके पास इसका डेरिवेशन है। आया समझ में? ये आपके पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर करता है। छोटा सा भी करंट आएगा तो नीडल क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि स्मॉल करंट पे भी क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। आया समझ में? ये आपके पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसके बाद इसके अंदर एक चीज आती है, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। करंट सेंसिटिविटी होती क्या है? गैल्वेनोमीटर देखो सेंसिटिव, सेंसिटिविटी का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर आपका सेंसिटिव है, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी मेजर कर सकता है। अगर छोटा सा करंट आएगा तब भी उसमें कितने डिफ्लेक्शन होंगे, डिफ्लेक्ट करेगी नीडल, तो नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट क्या होगा, करंट सेंसिटिविटी। यानी इसको डिनोट किया जाता है, इसको डिफाइन करेंगे, करंट सेंसिटिविटी इज द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर नीडल पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसको डिनोट किया जाएगा, इट इज डिनोटेड बाय IS। किससे डिनोट किया जाएगा, IS से। तो यहां से IS की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन तो फाई और बाई I। इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूं तो SI यूनिट क्या होगी, तो देखो फाई तो क्या है, डिफ्लेक्शन है, ट्विस्ट है, और उनकी यूनिट क्या होती है, एंगल होता है। एंगल का मतलब क्या होगा, रेडियन, और करंट का क्या होगा, एम्पियर। यानी इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन पर एम्पियर, या शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो RAD लिखते हैं सिंबल, रेडियन पर एम्पियर। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आपको करंट सेंसिटिविटी पता लगा कि नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट है, तो आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर फाई की वैल्यू कितनी आई थी, डिफ्लेक्शन कितने आए थे, वो आए थे NIBA/K। ये आया था। 2 को कहां पुट कर देंगे, 1 के अंदर, तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, और 2 को 1 में पुट करेंगे तो करंट सेंसिटिविटी आ जाएगी NIBA/K, और अपॉन में I से I कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, NBA/K। ये आ गई आपके पास करंट सेंसिटिविटी। इसी तरीके से हमें वोल्टेज सेंसिटिविटी भी निकालनी है। वो क्या होगा कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट अप्लाइड वोल्टेज की, पर यूनिट वोल्ट में कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहां पे अगर आप वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करोगे तो इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर नीडल पर यूनिट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, और इसको किससे डिनोट किया जाएगा, VS से। इट इज डिनोटेड बाय VS। तो यहां से अगर आप VS देखोगे तो VS कितना होगा, फाई बाई V। क्लियर? अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूं तो इसकी SI यूनिट आएगी, फाई का तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन मतलब रेडियन, और वोल्टेज का क्या होगा, पर वोल्ट, रेडियन पर वोल्ट। आया समझ में? अगर आप इसको इक्वेशन 1 मान लो, और आप जानते हो फाई क्या होने वाला है, NIBA/K, यानी वी नो दैट फाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, NIBA/K। ये आने वाला है। इसको 2 को कहां पुट कर देंगे, 1 के अंदर, तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो ये आपके पास VS कितना आ जाएगा, NIBA/K, और अपॉन में V, और V को क्या लिख सकते हो, IR। तो यहां से आप देखोगे VS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, NIBA/K, और इंटू V को मैंने क्या लिख दिया, IR। तो I से I कैंसिल, तो आपके पास VS आ जाएगा NBA/K इंटू R। आया समझ में? IS कितना आया था, NBA/K, और ये NBA/KR अपॉन में KR। ये यहाँ पे अगर आप देखोगे NBA और K कुछ भी चेंज करोगे, इन सब में कुछ भी चेंज होगा तो आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी भी चेंज हो जाएगा, उसके साथ साथ कौन चेंज हो जाएगा, करंट सेंसिटिविटी भी चेंज हो जाएगा। बट अगर आपने रेजिस्टेंस चेंज किया तो रेजिस्टेंस के चेंज होने पे सिर्फ वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज होगी, करंट सेंसिटिविटी चेंज नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि करंट सेंसिटिविटी डिपेंड नहीं करती रेजिस्टेंस पे। आया समझ में कि भाई आपके पास फॉर्मूला क्या आया, VS का आया NBA/K इंटू R, IS का फॉर्मूला आया NBA/K। NBA और K कुछ भी चेंज होगा, दोनों चेंज हो जाएंगे, बट R के चेंज होने पे सिर्फ कौन चेंज होगा, VS, करंट चेंज, करंट सेंसिटिविटी चेंज नहीं होगी। आया समझ में? क्यों? क्योंकि करंट सेंसिटिविटी रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। ये आपके पास करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। आया समझ में? नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर।
कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, एमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो अगर आप देखो किसी भी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल के अंदर अगर हम लो रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिसको हम शंट बोलते हैं, कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगाएंगे, मतलब गैल्वेनोमीटर के साथ शंट कनेक्ट करेंगे, तो वो पूरा का पूरा अरेंजमेंट एमीटर की तरह बिहेव करने लग जाएगा। यानी गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए हम करते हैं क्या है, एक गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय पुटिंग ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ इट, कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस पुट करेंगे तो हम वो अरेंजमेंट क्या बन जाएगा, एमीटर बन जाएगा। मैंने कहा ये मान लो गैल्वेनोमीटर है, यही है गैल्वेनोमीटर, अकेला तो गैल्वेनोमीटर है। इसके पैरेलल के अंदर क्या लगा देंगे, एक लो रेजिस्टेंस लगा देंगे, और पैरेलल में जो लो रेजिस्टेंस लगाते हैं इसी को तो शंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, ये लो रेजिस्टेंस। तो देखो भाई अकेला तो क्या था, गैल्वेनोमीटर था, बट ये लगाते ही पूरा का पूरा अरेंजमेंट क्या बन गया, पूरा का पूरा अरेंजमेंट आपका बन जाएगा एमीटर। ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट क्या बन जाएगा, एमीटर। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एमीटर की तरह बिहेव करेंगे। आया समझ में। अगर मैंने कहा कि यहां से करंट टोटल कितना जा रहा है, आई, तो ये दोनों में मिलकर करंट आई जा रहा है, मतलब ये तो एमीटर का करंट है, यानी ये तो रेंज किसकी होगी, एमीटर की। जैसे आई करंट जा रहा है यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर में तो कितना जाएगा, आई जी, और बचा हुआ करंट शंट में जाएगा, जिसको हम शंट का करंट बोलेंगे IS। बट अगर यहाँ पे आप KCL लगाते हो, किरचॉफ करंट लॉ लगाते हो, तो यहाँ पे आपके पास क्या होने वाला है कि भाई आई में से IG इधर चला गया तो बचा हुआ करंट इधर जाएगा, I माइनस IG। कोई दिक्कत, यानी हमें शंट में भी करंट पता लग गया, G का करंट कितना, IG। क्लियर है यहां तक। अगर आप देखोगे कि G और S आपस में किसमें पैरेलल में है, तो दोनों का पोटेंशियल क्या रहेगा, जितना पोटेंशियल G के अक्रॉस होगा उतना उतना S के अक्रॉस भी होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। तो आप यहां से बोल सकते हो कि पोटेंशियल अक्रॉस G इक्वल होगा किसके, पोटेंशियल अक्रॉस S, ही आने वाला है। यानी VG बराबर होगा किसके, VS के। VG होता क्या, पोटेंशियल कैसे निकालते हो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो अगर मुझे इसका पोटेंशियल निकालना है तो इसका करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस, तो वो तो करंट तो कितना, IG, रेजिस्टेंस कितना, कैपिटल G। अगर मुझे S का निकालना है तो IS इंटू क्या लिखूंगा, S। कोई दिक्कत, IS को क्या लिख सकते हैं, I माइनस IG, तो IG इंटू कैपिटल G बराबर I माइनस IG, और ये कैपिटल S। आया समझ में। तो हमें S की वैल्यू तो निकालनी है, तो आपके पास कैपिटल S कितना आ जाएगा भाई, इस पार्ट को कहां ले जाओ, डिवाइड में, तो आपके पास शंट की वैल्यू आ जाएगी IG अपॉन कैपिटल G, I माइनस IG। ये आपके पास क्या होगा, शंट रिक्वायर्ड, या कितना रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस हमें लगाना होगा पैरेलल में, उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे आपके पास IG तो क्या है, IG तो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये आपको गिवन आएगा। G क्या होने वाला है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये क्या होने वाला है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। I क्या होगा, वो होगा रेंज ऑफ एमीटर की। भाई I तो क्या है, टोटल करंट है, दोनों का मिलाकर, दोनों को मिलाते ही तो एमीटर बन गया, यानी ये क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ एमीटर। आया समझ में। और S आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शंट रिक्वायर्ड, की कितना रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस हमें पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। ये आपके पास कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। आया समझ में। नेक्स्ट हमें बात करनी है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो देखो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने के लिए एमीटर का उल्टा करते हैं। वहां पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगाया था, यहाँ पे सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, कि गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते ही पूरा अरेंजमेंट क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर बन जाएगा। आया समझ में। तो देखो यहाँ पे A galvanometer can be converted into voltmeter by putting a high resistance in series with it। देखो डायग्राम क्या होगा, मैंने कहा कि मान लेते हैं कि ये मेरे पास क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है, अकेला तो गैल्वेनोमीटर है, बट इसके सीरीज में मैंने जैसे ही हाई रेजिस्टेंस मान लो कैपिटल R लगाया, क्योंकि S नहीं लिखेंगे, S तो हमेशा क्या होता है, शंट होता है, वो हमेशा पैरेलल में लगता है। तो यहाँ पे कैपिटल R लगाया, कितना, हाई रेजिस्टेंस। जैसे ही मैंने हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया तो ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट आपका क्या बन गया, अकेला तो गैल्वेनोमीटर था, बट ये पूरा अरेंजमेंट क्या बन गया, वोल्टमीटर। और इस पूरे का जो वोल्टेज होगा वो किसका वोल्टेज होगा, वोल्टमीटर का। क्लियर है। तो यहां से अगर हम देखते हैं कि आप देखो G और R दोनों किसके अंदर है,
सीरीज में, और सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। यानी गैल्वेनोमीटर से अगर Ig जा रहा है, गैल्वेनोमीटर का करंट जा रहा है तो R से भी कितना जाएगा, Ig। भाई इसका करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो इसका पोटेंशियल निकाल लेते हैं, Vg आएगा, इसका पोटेंशियल निकाल लेते हैं, Vr आएगा, और दोनों के पोटेंशियल को ऐड करेंगे, दो ही तो चीज रेजिस्टेंस है, दोनों के पोटेंशियल को ऐड करेंगे तो पूरे अरेंजमेंट का पोटेंशियल आ जाएगा, वही तो वोल्टमीटर का वोल्टेज है। आया समझ में? तो यहां से अगर आप देखोगे कि V बराबर आपके पास टोटल पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल अक्रॉस G प्लस पोटेंशियल अक्रॉस R। आया समझ में? Vg कैसे निकालूंगा, तो वो होगा Ig इंटू कैपिटल G। V क्या होता है, IR होता है, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो इसका करंट इंटू रेजिस्टेंस, और इसका निकालना है तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, और इसमें भी करंट कितना है, Ig। Ig क्या ले लो कॉमन, तो ये तो आ जाएगा G प्लस कैपिटल R, किसकी वैल्यू आ गई, V की। अब हमें R की वैल्यू निकालनी है तो पहले तो Ig को क्या लेके जाओ, डिवाइड में, ये आ जाएगा G प्लस R। तो यहां से अगर आप R की वैल्यू निकालते हो तो ये आ जाएगा V अपॉन Ig, और माइनस पूरे में से माइनस क्या होगा, कैपिटल G। ये R की वैल्यू आ गई, वेयर V तो आपके पास क्या होने वाला है, ये तो आपके पास पूरे का वोल्टेज है, यानी रेंज ऑफ वोल्टमीटर, रेंज ऑफ वोल्टमीटर। यहां Ig क्या होने वाला है, सेम फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, और G क्या होने वाला है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। भाई ये न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको पता होना चाहिए, वैल्यूज गिवन आएगी, और आपके पास ये हो गया, और आपके पास R क्या होगा, रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड। और एक और चीज, अगर आप न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो तो R की वैल्यू क्या आनी चाहिए, आंसर आपका हाई आना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस आएगा। अगर मान लो वैल्यू छोटी वैल्यू आ रही है, G से भी छोटी वैल्यू आ रही है, आपका आंसर गलत है। हाई रेजिस्टेंस आना चाहिए, और उसके अंदर जब आप एमीटर बना रहे थे तो पैरेलल में लो रेजिस्टेंस, मतलब S की वैल्यू छोटी आनी चाहिए, लो आनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? तो ये आपके पास यहां तक आपका पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट कंप्लीट। क्लियर है? ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और वोल्टमीटर। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब हम इसके दो न्यूमेरिकल करते हैं, कन्वर्जन के गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और वोल्टमीटर के। तो हमारे पास इसके अंदर एक न्यूमेरिकल है, एक गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम, मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर, हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 6 एम्पियर। कि हमारे पास इसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर है और उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें गिवन है। पहले तो देखो गिवन लिखते हैं, आपके पास गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल G है 15 ओम, आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना 4 मिली एम्पियर, यानी Ig की वैल्यू दे रही है 4 मिली एम्पियर, तो इसको एम्पियर में बदलूंगा तो 4 × 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। ये कह रहा है हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 6 एम्पियर, यानी आपको एमीटर की रेंज दे रही है, I की वैल्यू दे रही है 0 to 6, यानी कितना हो जाएगा 6 एम्पियर। और कैसे कन्वर्ट करोगे, तो हमें पता है गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए उसके क्या करते हैं, हम शंट कनेक्ट करते हैं, मतलब पैरेलल के अंदर क्या लगा देते हैं, लो रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। यही होने वाला है। इधर करंट I है, इसमें कितना जाएगा Ig, और इसमें कितना जाएगा I माइनस Ig, जिसको हम IS लिखते हैं। तो यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें S की वैल्यू फाइंड करनी है। यही है कहानी। S का फॉर्मूला हमें डायरेक्ट पता है, S इक्वल्स टू क्या होगा, Ig इंटू कैपिटल G अपॉन में I माइनस Ig। सोल्व करते हैं, देखो Ig कितना आपके पास 4 × 10⁻³ यही है। G की वैल्यू कितनी है 15, तो ये 15, और ये I कितना आपके पास 6 माइनस 4 × 10⁻³ को ऐसे लिख लो 0.04, या फिर वो भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर 6 में से 0.004 माइनस भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेग्लेजिबल वैल्यू है तो इसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहां से अगर आप देखोगे S की वैल्यू आ जाएगी 15 × 4 कितना 60 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 6, ये आएगा 10 × 10⁻³। तो इसको आप लिख सकते हो 0.01 ओम। इतना रेजिस्टेंस हम क्या करेंगे, पैरेलल के अंदर कनेक्ट करेंगे, किसके, गैल्वेनोमीटर के, 15 ओम के गैल्वेनोमीटर के, तो वो क्या बन जाएगा, वो एमीटर बन जाएगा 0 to 6 एम्पियर की रेंज का। आया समझ में? ये आपके पास कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर का न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल हमारे पास है गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर का। देखो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस गिवन है 12 ओम, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर हमें गिवन है कितना
3 मिली एम्पियर। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू ए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 18 वोल्ट। देखो इसके अंदर गिवन की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको कैपिटल जी गिवन है कितना 12 ओम। आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रखा है गैल्वेनोमीटर का, यानी आईजी दे रखा है 3 मिली एम्पियर, यानी 3 × 10⁻³ एम्पियर। ये वोल्ट मीटर की रेंज, कितनी रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है 18 वोल्ट, यानी यहाँ पे V की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 वोल्ट। कैसे बनाएंगे तो हमें पता है गैल्वेनोमीटर के क्या करेंगे, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे R, इसमें भी करंट कितना होगा IG, इसमें भी करंट कितना होगा IG, और दोनों का टोटल पोटेंशियल क्या होगा वोल्ट मीटर का होगा। यानी हमें वैल्यू किसकी निकालनी है R की। तो R का देखो फॉर्मूला हमारे पास सीधा है, फॉर्मूला क्या होगा V/IG माइनस का कैपिटल G। तो V तो हमारे पास कितना है 18, IG हमारे पास कितना है 3 × 10⁻³ और ये माइनस का कितना है आपके पास 12। आया समझ में। ये आप देखो 3 से तो 18 6 टाइम्स हो जाएगा, R इक्वल टू आ जाएगा 6 और ये 10⁻³ ऊपर जाके कितना होगा +3 - 12, यानी आप इसको लिख सकते हो 6000 - 12, ये आएगा 5988 ओम। देखो हाई रेजिस्टेंस आ रहा है ना, R की वैल्यू क्या आ रही है बहुत ज्यादा आ रही है G से, तो ये आपके पास हम बोलेंगे कि इतना रेजिस्टेंस 5988 ओम हम क्या करेंगे गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाएंगे तो वो वोल्ट मीटर बन जाएगा 18 वोल्ट का। मतलब क्लियर है यहाँ तक। ये आपका चैप्टर नंबर 4 पूरा कंप्लीट, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स के, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के न्यूमेरिकल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो एक साथ आपको पूरे एक वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। ओके, थैंक यू।